हाय एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइस, आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से ही आपको पता चल रहा है कि हम लोग कुछ ब्लड से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं, उनका सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, राइट। तो बॉडी फ्लूइड्स की अगर हम बात करते हैं तो मेजरली हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के फ्लूइड्स हैं। नंबर 1 इज योर ब्लड एंड नंबर 2 इज योर लिम्फ, राइट। ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म, राइट, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज अबाउट लिम्फ। लिम्फ की भी अगर हम बात करते हैं तो लिम्फ भी जो होता है वो एक तरीके का फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। डिटेल मैनर में जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को मूव करेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, हमें समझ में चीजें आती रहेंगी, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये फ्लूइड्स क्यों होते हैं। तो अगर हम बात करें तो मेजरली ब्लड या लिम्फ का काम क्या है, टू ट्रांसपोर्ट दी सर्टेन सब्सटेंसेस अक्रॉस दी होल बॉडी। ठीक है, कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर इन्हीं फ्लूइड के माध्यम से होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्लड के बारे में तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसके बारे में डिटेल मैनर में अभी आप थोड़ी देर में देखोगे। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है प्लाज्मा, कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। ठीक है, 90 to 90% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। तो प्लाज्मा भी एक तरीके का फ्लूइड ही है। इसके अंदर 90 to 92% आपको वाटर देखने को मिलता है और जो प्रोटीन होते हैं दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स 6 to 8% ऑफ इट। ठीक है, प्रोटीन्स की बात करी जाए कि प्लाज्मा के अंदर कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं तो दैट विल बी योर फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। ओके, अब हम इन तीनों का ही फंक्शन देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इन तीनों का इंपॉर्टेंट रोल क्या है। फिब्रिनोजेंस की अगर आप बात करते हो तो दे आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड से क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में जब भी कोई कट लग जाता है तो उसके लिए वो जो वुंड हीलिंग होती है वो किस तरीके से होती है, तो उसके लिए कौन से प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल हैं, दे आर फिब्रिनोजेंस। ठीक है, ग्लोबुलिन्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबुलिन्स आपके डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। वहीं एल्ब्यूमिन्स जो होते हैं दे आर रिलेटेड टू, दे हेल्प्स टू बैलेंस द ऑस्मोटिक बैलेंस। ओके, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3 एंड क्लोराइड। ठीक है, glucose, amino acid, lipids, etc. are also present in plasma as they are always in the transit in the body. ठीक है, एक important statement आपकी NCERT बुक के अंदर given है, that is plasma without clotting factors is called serum. प्लाज्मा जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स के बिना है उसे आप बोलते हो सीरम। ओके, अब अगर हम बात करते हैं अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स कि हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एरिथ्रोसाइट्स जो कि आपके आरबीसीज हैं, ल्यूकोसाइट्स जो कि डब्ल्यूबीसीज हैं एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, इन तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स जिन्हें आप आरबीसी के नाम से भी जानते हो, दैट इज रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड करप्सल्स। मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल दी सेल्स इन ब्लड। जितने भी डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं बॉडी में उनमें से सबसे ज्यादा जो अबंडेंट है, सबसे ज्यादा नंबर में जो प्रेजेंट है दैट इज योर आरबीसीज। ओके, अगर हम नंबर की बात करें कि कितने नंबर में हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट हैं तो दे आर 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस। ठीक है, of RBCs mm³ of the blood. RBCs are formed in the red bone marrow in adults. कहाँ फॉर्मेशन होता है RBCs का adults के केस में in the bone marrow, that is red bone marrow. RBCs जो होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, that's why they are known as devoid of nucleus. ठीक है, इसके अलावा शेप की बात करी जाए तो बाइकॉनकेव शेप होती है, रेड कलर के होते हैं, आयरन कंटेनिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है जिसे आप बोलते हो हीमोग्लोबिन।
ठीक है। एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 12 से 16 ग्राम का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है। इसके अलावा एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? दे प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी के अंदर आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है दैट इज अराउंड 120 डेज। 120 डेज के बाद ये जो आरबीसीज होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कहां पर जाके? दे डिस्ट्रॉय इन दी स्प्लीन। ठीक है। स्प्लीन को ही हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कि which organ is known as graveyard of RBCs? So the correct answer will be your spleen. तो दो चीजें निकल के आई सामने की इरिथ्रोसाइट्स जो हैं उनका फॉर्मेशन कहां हो रहा है? रेड बोन मैरो में। और वो डिस्ट्रॉय कहां हो रहे हैं? स्प्लीन, दैट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ऑल राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वी हैव ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है। आपके WBCs जो होते हैं दे आर कलरलेस। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का पिगमेंट नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। इसके अलावा जैसे आपके आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड थे, वहां पे कोई भी डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस था, वहां पे कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था। WBC के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज न्यूक्लिएटेड। ठीक है। आरबीसी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो लेसर होते हैं ये नंबर के अंदर। कितना नंबर होता है? 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होते हैं। WBCs की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास दो मेजर कैटेगरीज में हमने WBCs को डिवाइड किया हुआ है। वो दो मेन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? दैट इज नंबर 1 ग्रेन्युलोसाइट्स एंड नंबर 2 ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है। देखो अब इनके अंदर भी आपके पास कैटेगराइज्ड हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स। मतलब यहाँ पे आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। और while lymphocytes and monocytes are known as agranulocytes। ठीक है। तो 5 तरीके के आपके पास सेल्स आ गए हैं, आप बोल सकते हो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स जो कि ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आपके ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। अब अगर हम इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, तो न्यूट्रोफिल्स आर दी मोस्ट अबंडेंट सेल्स। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं। कितने परसेंट में पाए जाते हैं? 60 to 65% ऑफ टोटल WBCs। जबकि बेसोफिल्स जो हैं that are present in the least amount or in the least quantity, that is around 0.5 to 1%. Okay. Neutrophils and monocytes 6 to 8% are phagocytic cells. Phagocytic cells का काम क्या होता है? वो आपके फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। बेसोफिल सिक्रीट्स हिस्टामिन, दैट मीन्स कि ये एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर आपके इंक्लूडेड होंगे। ठीक है। बेसोफिल सिक्रीट्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन एब्सेट्रा आर इन्वॉल्व्ड इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इओसिनोफिल्स, जिनका नंबर 2 to 3% है, रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो कॉल्ड and are also associated with allergic reactions. लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो 20 से 25% में प्रेजेंट होते हैं ये, और आपके पास दो मेजर टाइप के लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट वी हैव प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट्स को आप क्या बोलते हो? प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हो। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इनका प्रोडक्शन कहां होता है, तो दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकार्योसाइट्स। मेगाकार्योसाइट्स क्या है? स्पेशल सेल्स इन दी बोन मैरो। दैट मीन्स कि इनका प्रोडक्शन भी बोन मैरो के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³।
Okay, a reduction in their number can lead to clotting disorders which will lead to excessive loss of blood from the body. Okay, तो ये कुछ बात हो गई आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं अबाउट ब्लड ग्रुपिंग। ओके, ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड ग्रुपिंग में आपको पता है हम लोग बात करने वाले हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की, ठीक है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे आरएच फैक्टर की। सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करते हैं तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का मतलब क्या है, ठीक है, हम लोग ये देखने वाले हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आखिरकार है क्या, हम इसके अंदर स्टडी क्या करने वाले हैं। सो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस। आपकी ब्लड ग्रुप जो होता है, आपका ब्लड जो होता है, उसके ऊपर दो आपके आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एंटीजेंस क्या होते हैं? केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्सेस, ऐसे केमिकल्स जो कि इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ऑन दी आरबीसीज, नेमली ए एंड बी, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन 4 ग्रुप ऑफ ब्लड्स आर ए बी एंड ओ, ठीक है। ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए आपके पास ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट है, तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो जो एंटीजन होगा ए ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी पे जो एंटीजन होगा दैट विल ऑल्सो बी ए, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनाई जाएगी दैट विल बी एंटी बी। और ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप विल बी ए, सॉरी, डोनर ग्रुप क्या होगा यहाँ पे? ए एंड ओ। डोनर ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि ये जो ब्लड ग्रुप ए है ये किस किस ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, तो डोनर्स ग्रुप विल बी ए एंड ओ। ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी की अगर हम बात करते हैं तो एंटीजन तो सेम रहेगा, दैट विल बी बी। एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? उल्टी, एंटी ए। और डोनर ग्रुप कौन सा होगा? बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं तो एंटीजन यहाँ पे दोनों प्रेजेंट होंगे, ए भी और बी भी, जबकि यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और डोनर ग्रुप कौन सा हो गया? ए बी एंड ओ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ, तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी विल बी ए एंड बी एंड डोनर ग्रुप विल बी ओ, राइट। तो अब इस टेबल से आपके पास दो कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आते हैं। क्या? कि देखिए, फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप। मतलब कि ओ ब्लड ग्रुप जो है कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप। किसी भी कोई भी ब्लड ग्रुप का बंदा है उसको ओ ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप ओ दे रहे हो डोनर ग्रुप, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। दैट मीन्स ओ ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं उन्हें हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। एंड पर्सन विद ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम द पर्सन विद ए बी एज वेल एज द अदर ग्रुप ऑफ द ब्लड, देयरफॉर सच पर्सन्स आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या निकल के आई कि यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, तो ये टेबल आपकी इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट आर एच ब्लड ग्रुपिंग और आर एच ग्रुपिंग। आर एच ग्रुपिंग को आपको समझने की जरूरत है कि ये आखिर है क्या। तो another antigen that is RH antigen similar to one present in rhesus monkey, hence RH, यानी कि ये जो RH ग्रुपिंग है, RH एंटीजन है, ये कहां से आया है? ये आया है आपके पास rhesus monkey से, ठीक है। इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। कहां पाया जाता है? आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है। मेजरली 80% ऑफ ह्यूमंस, 80% ऑफ ह्यूमन आरबीसी जो हैं उनके ऊपर ये पाया जाता है। अगर ये पाया जा रहा है तो ऐसे ह्यूमंस को कहा जाएगा आरएच पॉजिटिव। अगर ये ह्यूमंस की आरबीसी पर एब्सेंट है, ये एंटीजन नहीं है, तो उन्हें कहा जाएगा आरएच नेगेटिव, ठीक है। एन आरएच नेगेटिव पर्सन if exposed to RH positive blood will form specific antibody against the RH antigen। मान लो कोई A पर्सन है और एक B पर्सन है, ठीक है। A पर्सन जो है वो RH नेगेटिव है और B पर्सन जो है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है। अब मान लो कि B वाले को, आपके B वाले को ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है, ब्लड की डेफिशिएंसी हुई। हमने क्या किया कि
ए का ब्लड ग्रुप बी को दे दिया। और सिमिलरली अगर ए वाले को बी ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई और बी वाले ने ए को दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो, एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड, RH नेगेटिव वाले ने अगर RH पॉजिटिव वाले से ब्लड ले लिया तो क्या होगा, तो RH नेगेटिव वाला जो होगा वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ओके, तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट दी RH एंटीजन। वो RH एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी कब बनती है, जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन चीज आ रही है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ रहा है, और फॉरेन ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए एंटीबॉडी बन रही है। अब अगर ए वाला RH नेगेटिव है, उसके पास एंटीजन नहीं है उसकी आरबीसी पे, और बी ब्लड ग्रुप से हमने बी वाले पर्सन का ब्लड हमने ए वाले पर्सन के अंदर डाल दिया, तो उसके लिए तो जो RH एंटीजन आया है वो फॉरेन है, और उसे मारने के लिए वो क्या बनाने लग जाएगा, वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट केस आ जाता है। A special case of RH incompatibility, that is mismatching, has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus। ठीक है, एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है, उनके पास RH नेगेटिव ब्लड है, दैट मीन्स कि वह उनके पास RH एंटीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका जो फीटस है उसके पास RH एंटीजन है। RH antigen of fetus do not get exposed to the RH negative blood of mother in the first pregnancy। This is very important कि first pregnancy के दौरान जो RH antigen है वो expose नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, as the two bloods are well separated by the placenta, क्योंकि मदर और फीटस के बीच में एक बैरियर है, एंड दैट बैरियर इज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या करता है कि इन दोनों को RH नेगेटिव ब्लड और RH पॉजिटिव ब्लड को अलग अलग रखता है। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, अब जैसे ही डिलीवरी हुई फर्स्ट चाइल्ड की, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। अब क्या होगा, जैसे ही डिलीवरी होगी तो अब पॉसिबिलिटी है कि आपका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है बिटवीन मदर एंड फीटस, right? In such cases, the mother starts preparing antibodies against the RH antigen in her blood। अब जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन हो गया ब्लड का, मान लो फीटस से मदर के अंदर ये RH एंटीजन चला जाता है, तो मदर की बॉडी के लिए ये फॉरेन पार्टिकल हुआ, फॉरेन ऑर्गेनिज्म हुआ, तो मदर की बॉडी के अंदर इस RH के खिलाफ, इस RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। In case of her subsequent pregnancies, the RH antibody from the mother, that is RH negative, तो RH नेगेटिव वाली जो मदर थी उसकी सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी में क्या होगा कि वहां पे एंटीबॉडीज का बनना स्टार्ट हो जाएगा, एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि उसकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो फीटस था उससे उसके पास RH एंटीजन आ चुका है ना। कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस RH पॉजिटिव एंड कैन डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। अब सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा कि एंटीबॉडीज तो आ गई हैं बॉडी के अंदर, तो यहां से डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटस स्टार्ट हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल RBC स्टार्ट हो सकती है। ओके, दिस कुड बी फेटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया। और इसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या है कि ये फीटस के लिए फेटल भी हो सकता है, एज वेल एज ये सीवियर एनीमिया कॉज कर सकता है। क्यों एनीमिया ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे RBC का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। ओके, एज वेल एज बेबी को जॉन्डिस भी हो सकता है, और इसी कंडीशन को आप बोलते हो एरिस्टोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। ओके, तो ये केस था आपका RH एंटीजन का, RH ग्रुपिंग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट वी हैव कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि प्रिवेंट करता है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है। जब भी आपको कोई कट लग जाता है बॉडी पे, तो उसके थोड़ी देर बाद वहां पे एक ब्राउन कलर का स्पॉट आना स्टार्ट हो जाता है, कुछ फाइबर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड का कोएगुलेशन कर देते हैं, उस ब्लड को बहने से रोक देते हैं। ओके, सो
It is a clot or coagulum formed mainly by a network of threads called the fibrin. वो कौन से threads होते हैं? That is fibrin, in which dead and damage formed element of blood are trapped. Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by enzyme thrombin. ठीक है, फिब्रिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन. इनएक्टिव फिब्रिनोजन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन. Thrombins in turn are formed from the another inactive substance present in the plasma known as prothrombin. और thrombin कैसे बनता है? एक inactive substance और present होता है प्लाज्मा के अंदर जिसे आप बोलते हो prothrombin. An enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction. और यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम में आता है? उस एंजाइम का नाम है thrombokinase. This complex is formed by a series of linked enzyme और इस प्रोसेस को अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस को नाम दिया जाता है कैस्केड प्रोसेस, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन द इनएक्टिव स्टेट. An injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activates the mechanism of coagulation. और इस प्रोसेस के दौरान ये जो एक इंपॉर्टेंट आयन सामने आता है दैट इज कैल्शियम, जो कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी क्लॉटिंग. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर तो वी हैव लिम्फ. हमने अभी तक ब्लड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उनका काम क्या क्या है. नेक्स्ट इज योर लिम्फ. लिम्फ को आप टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हो. एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड. An elaborate network of vessels called the lymphatic vessels collects the fluid and drain it back to the major veins. ठीक है, लिम्फ की अगर आप बात करते हो तो कलरलेस फ्लूइड होता है. स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, lymph is also an important carrier for nutrients, hormone, etc. Fats are absorbed through the lymph in the lacteals present in the intestinal villi. So this is about lymph. ठीक है गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा एंड होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच. So guys, those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन. आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस. पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं. टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं. अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो. तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी. एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो. कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं.